हेलो बच्चों और बेटा लोग कैसे हो। काफ़ी दिनों बाद फिर मैं आया हूँ। माई सेल्फ राम रतन द्विवेदी RRD सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो बेटा आज मैं आया हूँ एक नया चैप्टर लेके, थर्मोकेमिस्ट्री। बच्चों की बहुत डिमांड है इस चैप्टर को लेके, बहुत आसान सा चैप्टर है लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड है कि भाई थर्मोकेमिस्ट्री सर पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। संडे है इसलिए आराम से टाइम है, इसलिए सोचा चलो रिकॉर्डिंग कर देते हैं बच्चों के लिए। सो जो है बेटा थर्मोकेमिस्ट्री एक बहुत आसान सा चैप्टर है और क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। अच्छा बात कहना चाहूँगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने एंथैल्पी पढ़ी थी, याद करो एंथैल्पी, तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में केवल हमारे को एंथैल्पी पढ़ना है, ठीक है। बट वहां पे हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, एक्सपेंशन, कंप्रेशन सब पढ़ा था। यहां पे जो एंथैल्पी पढ़ना है वो पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो सबसे पहला हेडिंग जो पढ़ेगा इसमें वो एंथैल्पी ही पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ना ही एंथैल्पी है। सो एंथैल्पी क्या होता है, H से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। एंथैल्पी को हम लोग H से डिनोट करते हैं। आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया होगा कि जो H का वैल्यू होता है ये होता है बेटा U प्लस PV, ओके। ये जो H है ऐसे डिफाइंड होती है, ठीक है। एक तो बात ये समझ में आई कि तो यहां से इस H, देखो H जो है एंथैल्पी, प्योर एंथैल्पी आप नहीं निकाल सकते। हम लोग हमेशा बात करते हैं चेंज इन एंथैल्पी की, यानी बात करते हैं डेल H की। सो अगर अपन डेल H की बात करें तो डेल H क्या होता है, डेल U प्लस डेल ऑफ PV। देखिए क्लियर है बेटा, एक तो बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये है कि देखो जैसे डेल ऑफ PV अपन ने लिख दिया फॉर आइडियल गैस, समझिएगा, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT होता है, आपको पता ही है। सो बेटा डेल H का वैल्यू डेल U प्लस डेल, यहां लिख देंगे nRT, चेक करें तो यहां से डेल H का वैल्यू डेल U प्लस, देखो अब खास बात, अगर हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किस पे होती है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होता है, तो केमिकल रिएक्शन में चेंज होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो यहां जो है n का डेल्टा एंड डेल NgRT, ये केमिकल रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं। देख लीजिए, क्लियर है बेटा, ये अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी इसकी ना। अच्छा यहां पे जो है इस डेल H को एंथैल्पी तो बोलते हैं ये, साथ ही साथ इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान रखिएगा। और यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ ही इसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें कि भाई ये फॉर्मूला आ गया डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल NgRT, यहां से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया। अब एग्जैक्टली में क्या होता है कि देखो अगर आप ये देखोगे कि यहां अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो कि फॉर पर्टिकुलर गैस, ये अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, फॉर पर्टिकुलर गैस डेल H इक्वल टू NCP डेल्टा T, आइडियल गैस की बात हो रही है, क्लियर, डेल H इक्वल टू NCP डेल्टा T। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि अगर पर्टिकुलर गैस की बात करेंगे तो फिर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो फिक्स्ड रहेगा और टेम्परेचर चेंज होगा, क्लियर। सो फॉर केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, फॉर केमिकल रिएक्शन डेल H इक्वल टू डेल U
प्लस डेल एन जी आर टी, ये हमने ये पढ़ा, ये बात समझ में आई कि डेल एच इक्वल टू डेल यू और डेल एन जी आर टी। डेल यू को अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर अपन क्या कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर बेटा? डेल एन जी अपन ने क्या होता है ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके आगे अगर अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये देखिए, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एक तो बात समझ में आई। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा कि तुमसे कहा जाए क्या एंथैल्पी प्रेशर का फंक्शन होती है, वॉल्यूम का फंक्शन होती है? बिल्कुल हो सकती है अगर रियल गैस है तो। अगर आइडियल गैस है, फॉर आइडियल गैस एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, ये आ गया। दूसरा, अगर मान लीजिए ए से बी है, ठीक है बेटा, और इसमें लिखता है कि x किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, देखिए x किलो जूल एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। तो फिर इसका डेल एच हो जाएगा -x किलो जूल और ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि हीट रिलीज हो रही है, रिलीज का मतलब हो गया कि उसका डेल एच क्या होगा? निगेटिव। ध्यान रखिएगा, हीट का टर्म जैसे x किलो जूल हीट रिलीज हुई तो डेल एच -x होगा। क्लियर बेटा? कभी कभी क्या होता है कि अपने फॉर्मूले में तो हमें डेल एच की जरूरत होती है और क्वेश्चन में लिखा होता है हीट रिलीज्ड, तो हम क्या करते हैं, जो हीट रिलीज है वही पुट कर देते हैं और उसको रखने से गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट, अगर अपन रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो ये B से A हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहां पे x किलो जूल ऐड हो जाएगा, देखो, तो फिर डेल एच का वैल्यू हो जाएगा x किलो जूल और ये हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। चेक करो बेटा, ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। करना क्या है? सिंपल, क्या करना है आपको, जो हीट है ना उसको हमेशा प्रोडक्ट में ले जाना है। प्रोडक्ट में ले जाने के बाद क्या होगा, अगर प्लस साइन है प्रोडक्ट में तो डेल एच माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी हीट और एंथैल्पी के जो एंथैल्पी चेंज आएगा साइन अपोजिट है बेटा। और जिसमें भी रिएक्शन में, जिन रिएक्शन में हीट का एक्सचेंज होता है उसे हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि अगर मान लीजिए ए से बी रिएक्शन है, डेल एच का वैल्यू -x किलो जूल है, चेक करो, और इसको हम किसी नंबर से लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं 2 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेल एच होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, चेक करो, ए से बी था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? इसके बाद जो है देखिएगा, क्या करना है अपने को कि भाई अगर मान लीजिए ए से बी रिएक्शन है, डेल एच का वैल्यू -x किलो जूल है, और कोई सी से डी रिएक्शन है, इसमें डेल एच का वैल्यू y किलो जूल है। दो रिएक्शन है, दो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है और ये आपका दोनों का डेल एच दिया है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, अगर अपन इन दोनों क्या कर दें, ऐड कर दें, तो a प्लस सी से b प्लस डी और डेल एच का वैल्यू हो जाएगा -x प्लस वाई। क्योंकि एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, एडिटिव इन नेचर होती है, मतलब उन्हें आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। क्या पहले बताओ, बात समझ में आई? तो एंथैल्पी एक तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, दूसरा अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, एंडोथर्मिक में कैसे लिखते हैं, ये बेसिकली रूल्स फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। क्या कहानी क्लियर हो रही है? कैसे कैसे हो रहा, रिवर्स करोगे माइनस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, केवल फर्क कहां आएगा बेटा, साइन में फर्क आएगा, यानी एक्सो होगी तो एंडो हो जाएगी, एंडो होगी तो एक्सो हो जाएगी। क्या कहानी क्लियर है? और एक बात ध्यान रखिए कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन
इज डिफाइंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब इस टेम्परेचर पे इतना है, इस टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि रिएक्शन का टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट मानते हैं, तो आप वेरिएशन कैसे चेक करोगे भाई, एक टेम्परेचर पे इतना, दूसरे पे इतना, ठीक है। अब देखो यहां करने के बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर, ओके। सो बात समझिएगा बेटा, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर कैसे? अभी हमने कहा कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अभी ये बताइए। तो एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से कैसे इसका वेरिएशन होता है इसकी बात करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है बेटा, किरचॉफ्स इक्वेशंस, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, अलग अलग बुकों में लिखा हुआ है। तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए ए से बी कोई रिएक्शन है, ठीक है बेटा, ए से बी कोई रिएक्शन है और इसका जो है डेल H1 ये है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर T1, ठीक है बेटा, और डेल H2 आपको दिया है एंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर T2। अब आपको क्या करना है, डेल H1 और डेल H2 में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है बेटा, डेल H1 और डेल H2 में क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो बात जरा समझिए, देखो आपको पता है कि DH का वैल्यू जो होता है वो होता है NCP dt, क्या समझ में आता है? ये तो अपने पहले पढ़ा था, आइडियल गैस की बात हो रही है बेटा, केवल आइडियल गैस ना। अब आपको डेल H लाना है तो आप क्या करो, दोनों साइड इसमें क्या कर दो, चेंज ले लो, दोनों साइड। अच्छा अगर अपन डेल H1 डेल H की बात कर रहे हैं, n का वैल्यू अपन क्या पुट कर देते हैं बेटा, 1, मोलर की बात करते हैं, मोलर मतलब 1 मोल का, तो DH का वैल्यू आ जाएगा CP dt। अब आप क्या करो, क्योंकि dt तो अलग अलग है भाई टेम्परेचर, और यहां CP चेंज हो रहा, CP किसका भाई, रिएक्शन में CP कैसे करोगे, रिएक्शन है ना बेटा, रिएक्शन में एक CP अगर 1 का होता तो हम निकाल लेते, तो उसका तरीका क्या है कि इसमें दोनों साइड आप चेंज ले लो। चेंज कैसे लोगे, d ऑफ डेल H इक्वल टू डेल CP dt, ये देखो चेक करो, और इसको इंटीग्रेट कर दो, कैसे, यहां T1 से लेके T2 तक और यहां डेल H1 से लेके डेल H2 तक। तो d ऑफ डेल H अगर आप देखोगे तो d ऑफ डेल H तो डेल H आ जाएगा, यानी कि यहां से आ जाएगा डेल H2 माइनस डेल H1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा डेल्टा CP को हम कांस्टेंट मानेंगे और यहां से आ जाएगा T2 माइनस T1, चेक करो बेटा, तो यहां से डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा CP, चेक करो। अब आप अगर ये देखो कि ये फॉर्मूला डिराइव हुआ और इसी को हम लोग किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, यही है किरचॉफ्स इक्वेशन। अभी वो ये डेल्टा CP क्या है, तो डेल्टा CP का मतलब होता है, देखिएगा, CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स। CP का मतलब याद है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तरीका है। तो ये देखो सीधा फॉर्मूला बन गया और यही आपका जो है बेटा किरचॉफ्स इक्वेशन है। अब देखो इसका समझें कि यार इसका कैसे और आगे डिटेल बात करें इसके लिए, तो देखो होता क्या है कि अगर अपन ये बात करें, देखो लाइक N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, मान लो ये रिएक्शन है, तो इसका डेल्टा CP लिखने का मतलब होगा 2 टाइम्स CP ऑफ अमोनिया, क्योंकि CP तो गैस का होगा, 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस CP ऑफ N2 माइनस 3 टाइम्स CP ऑफ H2, ये देखो
समझ में आया? डेल्टा सीपी निकालना, सीपी प्रोडक्ट का लिखो माइनस रिएक्टेंट का लिखो, डेल्टा सीपी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? देख लीजिए। अच्छा एक बात और समझो, मान लो कहता है क्वेश्चन में, इफ डेल्टा सीपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सपोज डेल्टा सीपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लाइक कैसे? क्वेश्चन में दे दिया कि डेल्टा सीपी का वैल्यू a प्लस बी टी है। तो देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 जो इधर लिखे थे, यहां इंटीग्रल डेल्टा सीपी डी टी आया था T1 से T2 तक। जब हमने डेल्टा सीपी को कांस्टेंट माना था तो उसको बेटा बाहर निकाल लिए थे। अभी आपको क्वेश्चन में दिया है कि डेल्टा सीपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से T1 से T2 और डेल्टा सीपी की जगह लग दीजिए A प्लस बी टी डी टी। बहुत आसान है। तो यहां से आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा AT, तो A टाइम्स T2 माइनस T1 प्लस B बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। दिस इज डेल H2 माइनस डेल H1। ये देख लीजिए। तो यहां से ये कहानी आपको समझ में आ गई। देख लो, तो अगर डेल्टा सीपी कांस्टेंट दिया है तो बाहर आ जाएगा, अगर डेल्टा सीपी टेम्परेचर का फंक्शन दिया है तो उसको रख के इंटीग्रेट कर दीजिए T1 से T2 तक। देख लीजिए। तो ये है बेटा किरचॉफ्स इक्वेशन। जब क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है। कहेगा इफ द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज x किलोजूल पर मोल। ओके, ठीक है, x किलोजूल पर मोल। देन फाइंड heat of fusion of water at minus 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, गिवन Cp of water liquid is equal to x1 and Cp of water solid is equal to x2। ऐसे क्वेश्चन होता है। अभी क्वेश्चन जो आएगा उसमें x1 x2 की जगह कोई वैल्यू दे देगा, अपन ने तो रख दिया। अब देखो ध्यान से सुनो। अब इसका अगर अपन बात करें कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो होता क्या है कि जैसे आपको लिखा है हीट ऑफ फ्यूजन, तो हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब समझ में आना चाहिए कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड का जाना, ये होता है बेटा फ्यूजन। तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा कि डेल H2 माइनस डेल H1 बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा Cp। क्लियर है बेटा? अच्छा, डेल्टा Cp का वैल्यू क्या लिखिएगा? ये लिखिएगा Cp ऑफ वाटर लिक्विड माइनस Cp ऑफ वाटर सॉलिड। ये देखिए, वाटर लिक्विड का x1 दिया है, सॉलिड का x2 दिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2। क्लियर है बेटा? देख लो। इसके बाद जो है आपको डेल H2 माइनस डेल H1 डिवाइड बाई T2 कितना दिया है? माइनस 10 माइनस 0 T1 0। केल्विन में डिफरेंस है ना, तो चाहे केल्विन में रखो चाहे डिग्री में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2। तो यहां से डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू 10 टाइम्स x2 माइनस x1। तो यहां से डेल्टा H2 का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा H1 प्लस 10 टाइम्स x2 माइनस x1। तो यहां से डेल्टा H2 का वैल्यू, डेल्टा H1 का वैल्यू दिया है आपको x प्लस डेल्टा H1 का मतलब T1 टेम्परेचर पे ना, 10 टाइम्स x2 माइनस x1। समझ में आया?
ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो कोई भी आ सकता है, सब्लिमेशन कह सकता है, बोला I2 का सब्लिमेशन का एंथैल्पी T1 पे इतना दिया है। सब्लिमेशन का मतलब बेटा सॉलिड से गैस का जाना, रिएक्शन लिख लो, उसका डेल्टा CP लिख लो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, एंथैल्पी चेंज को ही हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। different types of heat of reaction. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, तो पहला नंबर जो इसमें आएगा फर्स्ट, वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, बात जरा समझिएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी लिखा होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी चेंज, ठीक है। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बात जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में 2 बार आ चुका है, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइंड होती है? देखो, किसी रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर कब होगा, ये समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझिएगा, अगर आपको किसी की रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर करना है, तो सबसे पहला पॉइंट है बनने वाला 1 मोल बने, यानी प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए। क्लियर? मतलब प्रोडक्ट का 1 मोल ही बनेगा, तभी रिएक्शन का ΔH हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा चलो बन गया 1 मोल, अब बात ये करनी है कि बना किससे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आप कंपाउंड बना रहे हो, एलिमेंट बना रहे हो, वो उसके एलिमेंटल फॉर्म से बनना चाहिए। अब समझो, किससे बनना चाहिए बेटा? एलिमेंटल फॉर्म से, एलिमेंट से बनना चाहिए। अच्छा, एलिमेंट में भी लफड़े हैं क्या, कि एलिमेंट शुड बी मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन अकरिंग फॉर्म। मतलब समझो, डिफिनीशन समझो। अब क्या होता है कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? एंथैल्पी चेंज, ΔH की बात हो रही है ना बेटा। सो देखिएगा डिफिनीशन क्या है इसकी। एंथैल्पी चेंज during the formation of 1 mole compound or substance, 1 mole compound or substance from its most stable, समझिएगा, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म ऑफ एलिमेंट। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड or substance from its most stable common occurring form, most stable common occurring form of element। most stable common occurring form, 2 टर्म है, एक है मोस्ट स्टेबल, दूसरा है कॉमन अकरिंग। अब ये हुआ क्या, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग। कॉमन अकरिंग, मोस्ट स्टेबल की बात तो सबको समझ में आती है, बट अगर अपन बात करें कॉमन अकरिंग की, कॉमन अकरिंग का मतलब होता है कि नेचर में एबंडेंस ज्यादा होनी चाहिए, यानी नेचर में मिलना चाहिए। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है बहुत स्टेबल है,
लेकिन मिलता नहीं है। तो भाई ऐसी स्टेबिलिटी का क्या करिएगा, या फिर मिलता है तो बहुत कॉस्टली है। तो होता क्या है कि जब कोई भी रिएक्शन कराई जाती है, जब कोई भी रिएक्शन कराई जाती है तो रिएक्शन शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने रिएक्शन कराया, उसमें 500 रुपए लगे और जब हम उसको बेचने गए तो 10 रुपए की बिकी। तो भाई ऐसा कोई काम नहीं करते। समझ में आया भाई? सीधी सी बात है यार, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगी तो प्रोसेस होगा कैसे? जब तक ये सब प्रोसेस जो इस तरह के होते हैं जो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होते, ये गवर्नमेंट के प्रोसेस हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होते, कि गवर्नमेंट को तो पता नहीं चलता कहाँ नुकसान हो रहा है, चलने दो, जब पता चलेगा तो बंद करा देंगे। बट प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमिकली फिजिबल का रोल बहुत है। क्या भाई बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब ये समझो कि भाई इसका मतलब क्या है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको वाटर बनाना है। क्या बनाना है? वाटर। सो देखिए, अगर वाटर बनाना है तो वाटर बनाना है तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी ये बनना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्लियर? तो अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वो भी मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से। तो बेटा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, तब ये रिएक्शन डेल H नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये बराबर होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड की। ये देखो, चेक करो। यानी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आया कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को हर एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात और समझिएगा, इसमें दो टर्म है, मोस्ट स्टेबल, कॉमन अकरिंग। डोमिनेटिंग कौन सा है? मोस्ट स्टेबल। कभी कभी ऐसा होगा कि स्टेबिलिटी ज्यादा है लेकिन अकरिंग कम है, तो ध्यान रखिएगा जो कॉमन अकरिंग है, एबंडेंस वाला जो पार्ट है वो इसमें डोमिनेटिंग है। अगर मान लीजिए एबंडेंस ज्यादा है, अनस्टेबल है, तब भी चलेगा, लेकिन स्टेबल बहुत है और एबंडेंस यानी कॉमन अकरिंग नहीं है तो फिर अपन नहीं लेंगे। अब इस एग्जाम्पल समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट ऑफ फॉर्मेशन समझने के लिए अपने को हर एलिमेंट का कॉमन अकरिंग फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कॉमन अकरिंग फॉर्म पता नहीं होगा तब तक आप लिख नहीं पाइएगा और ना उसका फॉर्मेशन आएगा। तो यानी एलिमेंट का क्या पता होना चाहिए अपने को? कॉमन अकरिंग फॉर्म। तो देखिए, यहां लिखते हैं एलिमेंट और यहां लिखते हैं मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन अकरिंग फॉर्म। बात जरा समझिएगा, एलिमेंट्स, मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन अकरिंग फॉर्म। ध्यान रखना, ये टर्म है, एक ये टर्म है, डोमिनेटिंग ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास हाइड्रोजन आए तो हाइड्रोजन का हमेशा यूज करेंगे आप H2 गैस, Cl आए Cl2 गैस, F आए F2 गैस, O आए O2 गैस, Br, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे इसका Br2 लिक्विड फॉर्म स्टेबल होता है, ध्यान रखना। ब्रोमीन का भी लेना है तो Br2 गैस नहीं लेंगे बेटा, Br2 लिक्विड फॉर्म लेंगे। इसके बाद अगर आपका I आए तो ध्यान रखिएगा I2 सॉलिड लेंगे। फॉस्फोरस आए तो यहां पे P व्हाइट लेंगे। सल्फ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि P4 ले, P4 का मतलब तो अंडरस्टूड है P4 होता है, P से भी काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस होना चाहिए। सल्फर, जैसे कि सल्फर का मोस्ट स्टेबल फॉर्म तो बोले एसेट, एसेट तो सारे ही होते हैं बेटा, ठीक है, बस फर्क यह है कि सल्फर का कौन सा फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, सल्फर रोम्बिक फॉर्म होता है इसका। अगर Hg आए, Hg लिक्विड लेंगे, देखो क्लियर। जनरली कोई मेटल आया कुछ नहीं पता तो हम उसका सॉलिड फॉर्म ले लेंगे, मेटल का क्या ले लेंगे? सॉलिड फॉर्म। देखिए
क्लियर। अच्छा, जैसे अपन ने देखा कि फास्फोरस में हमने क्या लिया, पी व्हाइट लिया, लेकिन अगर अपन ये बात करें, देखिएगा, जैसे पी व्हाइट, पी रेड, पी ब्लैक, ये देखिए पी व्हाइट, पी रेड, पी ब्लैक, इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो पी ब्लैक सबसे ज्यादा, देन पी रेड, देन पी व्हाइट। ये देखो, ये देखो, सबसे ज्यादा है ब्लैक फास्फोरस, फिर रेड फास्फोरस, फिर व्हाइट फास्फोरस। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए, ये इनका जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्लियर है बेटा? तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि आपको H3PO4 बनाना है, देखिएगा बेटा, H3PO4, और हम चाहते हैं कि जो इस रिएक्शन का डेल हो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 के बराबर हो। तो देखिए कैसे बनाइएगा, 3/2 H2 गैस प्लस पी व्हाइट प्लस 2O2 गैस, ये देखो, तब इस रिएक्शन का जो डेल H नोट होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 के बराबर होगा। देखिए क्लियर? एक तो बात ही समझ में आई। दूसरी बात, एक और रूल है इसमें, समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि भाई रूल क्या है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान सुनिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म, heat of formation of most stable common occurring form of the element at standard state, ठीक है, standard state is assumed to be 0। क्लियर है? क्लियर है बेटा? दिक्कत तो नहीं है ना? देख लो, यहां पे हम कहेंगे कि जैसे ये सब क्या है, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म में है, तो इनका स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 माना जाता है। क्लियर? क्लियर करो, देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म of the element at standard state will be 0। ये देखो, क्लियर? एग्जैक्टली 0 नहीं है, बट एजम्पशन है कि 0 माना जाता है। क्लियर बेटा? देख लो, अब एक बात समझो कि ये तो हो गया भाई। अब इसमें जो है ना, एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में शायद, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 एलिमेंट दिए थे, और उन 4 एलिमेंट में से बोला था किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। सोचो, तो सीधा उसका आंसर Cl2 गैस था, बट Br2 गैस भी ऑप्शन में था। तो अगर आपको Br2 गैस लगे तो Br2 लिक्विड फॉर्म का 0 होगा बेटा, गैस फॉर्म का 0 नहीं होगा। कहानी समझ में आती है? देखिए, सो अब इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन, ये भी आईटी में आया क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, in which of the following reaction delta H नॉट इक्वल टू, मतलब समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल H नॉट इक्वल टू डेल H नॉट F, मतलब कि किस रिएक्शन, नीचे दी गई किन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। देखिए,
चेक करें, मोर देन वन क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाना है, इसको गलत करवाना है मान लो, तो उसका अपन ने कहा कि भाई मोर देन वन क्वेश्चन है। अब इसका समझो, क्वेश्चन की भाषा समझो क्या है। कह रहा है इन तीन रिएक्शन है, तीन, चौथा तो नन ऑफ दिस है, तीन रिएक्शन में किसका डेल एच नॉट एफ के बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखते ही जो आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर मेरा ये आंसर आया, जरूर, कसम खुदा की, ठीक है, लिखना जरूर, तब समझ में आएगा भाई तुमने क्या सीखा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप जब भी वीडियो लेक्चर देखोगे, क्वेश्चन देखोगे कि और खट से लिखना सर मेरा आंसर ही आया। ठीक है भाई, तो देखेंगे अपन कितना सीखे, फिर अपन सोल्यूशन बता रहे हैं ध्यान से। ये आपकी जिम्मेदारी है, झूठ मत बोलना। ठीक है, तो आइडिया लगेगा ना भाई क्या इसमें मिस्टेक है, फिर उसका जो सोल्यूशन अपन समझेंगे। देखिए बात समझिए, कुछ लोगों का ए आया होगा, कुछ लोगों का बी आया होगा, कुछ लोगों का सी आया होगा, अगर मोर देन वन है तो कुछ लोगों का ए बी सी तीनों आया होगा, पक्का है, जरूर लिखना बेटा। ठीक है, चलिए अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी है। इसका आंसर क्या है, डी है, नन ऑफ दीज। किसी भी रिएक्शन का डेल एच नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर ही नहीं है। देखिए शानदार क्वेश्चन है। बोले यार ये कैसे हो गया, सब तो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म में है, इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत समझिएगा, क्या दो पॉइंट बताए गए थे कि कभी भी किसी रिएक्शन का डेल एच नॉट अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा तो बनने वाला एक मोल बनना चाहिए, बनने वाला एक मोल बनना चाहिए। देखो यहां क्या हो रहा है, 2 मोल HF, यहां क्या हो रहा है, 2 मोल अमोनिया, यहां क्या हो रहा है, 1 मोल HBr। अरे यार तब तो यही आंसर हो गया। फिर अपने डी क्यों किया, फिर यहां आओ, यहां Br2, हमने Br2 यहां किस फॉर्म में लिया है, गैस फॉर्म में, और किस फॉर्म में होना चाहिए था, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म ऑफ ब्रोमीन, क्या था, Br2 लिक्विड। तो यहां पे अपन ने क्या लिया है, Br2 गैस, इसलिए किसी का भी डेल एच नॉट एफ के बराबर नहीं हुआ और आंसर हो गया डी। क्या भाई मजा आया, देख लो, क्लियर है बेटा, समझ में आया। बढ़िया क्वेश्चन है, आईटी का आया हुआ क्वेश्चन, उसमें तो जो आईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत आसान था, बाकी 3 ऑप्शन होते नहीं, एक दिख रहा था तो आंसर हो गया था। इस तरह क्वेश्चन मल्टीपल में पूछे तो मजा आएगा। क्लियर है बेटा, देख लो, समझ में आया ना, ध्यान फिर से समझो। किसी रिएक्शन का डेल एच नॉट एफ के बराबर तभी होगा जब बनने वाला 1 मोल बने, बनने वाला 1 मोल बने। अच्छा बने किससे, एलिमेंट्स फॉर्म से। एलिमेंट कैसे होने चाहिए, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म में होनी चाहिए। और डोमिनेटिंग कौन है, मोस्ट स्टेबल की कॉमन अकरिंग, जल्दी बोलो जल्दी, क्या हुआ बोलो, कॉमन अकरिंग डोमिनेटिंग है, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग। शायद अपन ने उसमें बेटा कार्बन नहीं लिखा था, ध्यान रखना, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म लेंगे अपन, स्टेबिलिटी भी ग्रेफाइट की ज्यादा होती है, यहां लिख देते हैं क्योंकि उसमें शायद टेबल में कार्बन छूट गया है। सी ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी सी डायमंड से ज्यादा। जैसे मान लीजिए CO2 बनाना है आपको, तो CO2 कैसे बनाइएगा, सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, और इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट होगा वो डेल एच नॉट एफ CO2 गैस के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ सी डायमंड और O2 गैस से CO2 गैस बनाएं तो इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर नहीं होगा। देख लीजिए, ग्रेफाइट कॉमन अकरिंग भी होता है और स्टेबल भी होता है। कुछ लोग कहेंगे कि डायमंड ज़्यादा स्टेबल होता है, बचपन में वो गांव में दादी और नानी बताती ना, हीरे बहुत मजबूत होता है, हीरे को केवल हीरा ही काट सकता है, ऐसा स्टेटमेंट हम लोगों ने सुना था, वो सब फर्जी चीज़ें। ठीक है बेटा, ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और नेचर में एबंडेंस भी ज़्यादा होती है, इसलिए अपन कभी भी कार्बन को फॉर्मेशन में यूज करना है तो हम लोग ग्रेफाइट यूज करेंगे। क्या कहानी क्लियर हो रही है, देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ रही है। ओके, अब जो है देखो, अब हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन
of the reaction in terms of heat of formation. अब पहले इसका मतलब समझिएगा कि एंथैल्पी है क्या, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. बोले यार ये क्या है, तो बात जब समझिए, कोई भी रिएक्शन दियो, कोई भी, उस रिएक्शन का डेल एच ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में बता सकते हैं. कैसे? इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग बेटा रूल फर्स्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रूल फर्स्ट. तो रूल फर्स्ट क्या है जरा समझिएगा कि रूल फर्स्ट क्या है. इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन सीधे आंसर आएगा इससे. रूल फर्स्ट क्या है? कोई भी रिएक्शन हो जिसका डेल एच नॉट लिखना है आपको, कोई भी रिएक्शन हो उसका क्या लिखना है? डेल एच नॉट. तो ये बराबर होता है डेल एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स. ये देखो, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन. कोई भी रिएक्शन हो, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है. जैसे मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि 3a प्लस 2b से 5c प्लस 7d रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं. इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट आप लिखिएगा वो कैसे लिखिएगा? देखिए, इसको लिखिएगा 5 टाइम्स डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ C प्लस 7 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ D माइनस 3 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ A माइनस 2 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ B. ये देखिए, चेक करो, जो भी इनके कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इसलिए मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल का डिफाइंड होता है. तो जितने मोल बन रहे हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा. देख लीजिए, चेक करो बेटा, कहानी समझ में आ गई. अब देखिए एक एक समझते हैं. मान लीजिए हमने कहा कि CO2 गैस बनाए. कैसे बनाए? सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस. ठीक है, सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस से अपन ये बनाया. अब इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि यार ये जो है बराबर होगा फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस की. बोलिए यार ये फॉर्मेशन कैसे हो गया? इसमें रूल फर्स्ट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? रूल फर्स्ट. तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट लिखा जाए तो क्या रूल फर्स्ट है बेटा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन. तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये देखिए, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रेफाइट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. देखो, क्या ये मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म वाले हैं? इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. तो क्या इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर आया? चेक करो बेटा. तो क्यों फॉर्मेशन आ जाता है, समझ में आया? क्योंकि जो रिएक्टेंट हैं उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाता है. इसलिए मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से बनाते हैं तो जो उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आता है वो सीधे फॉर्मेशन के बराबर आता है. क्या कहानी क्लियर है? देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोल देना. अभी पक्का देख लो बेटा. सो हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम लोग आप पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबशन. कंबशन आपको पता ही है, जलाना, और जलाने से क्या होता है? हीट निकलती है. तो जनरली जो होता है, एक आध को छोड़ के, हीट ऑफ कंबशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन का डेल एच हीट ऑफ कंबशन के बराबर कब होगा? समझ में आ रहा है? किसी भी रिएक्शन का डेल एच हीट ऑफ कंबशन के बराबर कब होगा? तो सिंपल समझना. क्या होता है कि कभी भी किसी रिएक्शन का अगर डेल एच हीट ऑफ कंबशन के बराबर होना है तो कंडीशन क्या है कि जिसको आप कंबशन करा रहे हो, जिसको जला रहे हो, उसका 1 मोल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 1 मोल. दूसरा, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, पार्शियल कंबशन नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंबशन. यानी इसका डिफिनीशन समझिए क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन, ड्यूरिंग द कंप्लीट
combustion of 1 mole compound or element is known as heat of combustion। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? कंप्लीट कंबशन होना चाहिए और किसका होना चाहिए? 1 मोल का। जैसे देखिए, अगर आप सी ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2 गैस लिखते हो, तो क्या यहां पे सी ग्रेफाइट का 1 मोल है और उसका कंबशन हो रहा है? कंप्लीट कंबशन मतलब O2 आप एक्सेस में ले सकते हो। सो यहां से आप देखोगे कि इस रिएक्शन का जो ΔH0 होगा वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी ग्रेफाइट लिख सकते हो। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने इसी को पढ़ा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी होगा। बिल्कुल होगा भाई। आप किसी भी रिएक्शन में रूल फर्स्ट लगा दो और तो बराबर आ जाए तो बहुत बढ़िया। देख लीजिए, यहां से अगर अपन ये कहें कि भाई C2H5OH प्लस O2, इससे आ जाएगा बेटा 2CO2 प्लस 3H2O। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिक्विड और गैस का ΔH अलग अलग होता है। अगर इस रिएक्शन में देखें तो क्या इसका 1 मोल का कंबशन हो रहा है O2 से? बैलेंस कर लीजिए O2, तो 4 3 7 और ये 3। तो इस रिएक्शन का जो ΔH0 होगा वो देखिएगा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ΔH0 कंबशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। ये देखिए। अच्छा, खास बात, इसमें भी हम रूल फर्स्ट लगा सकते हैं। तो जब आप इसमें रूल फर्स्ट लगाइएगा तो देखिए, इस रिएक्शन का जो ΔH0 है वो बराबर है हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। और अगर इसको रूल फर्स्ट से लिखें तो क्या लिखेंगे? देखो, 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। अच्छा, इसका तो 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। देखिए होता क्या है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आता है? इस रिएक्शन का ΔH दे देगा, इसका ΔH दे देगा, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन कार्बन का दे देगा, हीट ऑफ कंबशन आपको जो है H2 का दे देगा। तो जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो जाएगा, और जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, और कहेगा कि इथाइल अल्कोहल का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो। सीधे रूल फर्स्ट लगा दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। कुछ नहीं होता, जोड़ घटाने वाला चैप्टर है, सीधा देख लो। रूल फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल फर्स्ट का मतलब समझ आता है ना? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। देख लीजिए, तो ये जो है कोई भी रिएक्शन आप इससे कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, ठीक है, कहता सी ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। ΔH का वैल्यू इसका दिया है -X, एंड सी डायमंड प्लस O2 गिव्स CO2, ΔH का वैल्यू दिया है -Y। क्लियर है भाई? और आपको बात करनी है कि भाई X और Y में जो है रिलेशन क्या होगा। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आएगा भाई कि X ग्रेटर देन Y, X लेस देन Y, X इक्वल टू Y, एंड D जो आएगा वो आएगा नन। चेक करो जल्दी से, फटाफट निकालो क्या आएगा। सो जो है यहां से क्या हुआ कि अपन ने क्या किया बेटा, ग्रेफाइट का कंबशन कराया, एक बार डायमंड का कंबशन कराया, कार्बन के आइसोटोप से। सो जब ग्रेफाइट का कंबशन कराया तो यहां से ΔH आया -X। कितना आया? ΔH का वैल्यू कितना आया? -X। तो जब यहां से आपने डायमंड का कंबशन कराया तो ΔH का वैल्यू कितना आया? -Y। तो आपको X और Y में रिलेशन बताना है। ध्यान रखना है -X है, ΔH का वैल्यू यहां -X है, और जब डायमंड का करा रहे हैं तो ΔH का वैल्यू -Y है। सो आपको रिलेशन बताना है कि ये क्या होगा। तो सिंपल लगाइए दिमाग, फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है। क्लियर? और फिर सोल्यूशन समझते हैं कि भाई क्या आएगा, कैसे किया जाए, समझा जाए। सो जो है बात जरा समझिए,
कि भाई आपको ग्रेफाइट का कंबशन कराना है, एक बार डायमंड का कंबशन कराना है। माइनस का मतलब तो क्या हो रहा है, हीट इवोल्व हो रही है, ठीक है। सो अगर अपने समझें कि ध्यान रखना, फिर अगर जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझिए। देखो एक बात समझो, होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल समझो। सपोज एक दो डेड बॉडी है, ठीक है। अच्छा, डेड बॉडी में जो जलने वाला पार्ट है, मांस है जो, वो बराबर है, जलने वाला पार्ट बराबर है, और आपका पेट्रोल, मिट्टी का तेल का घी जो भी है वो सब बराबर है। बस डिफरेंस ये है कि एक की हड्डियां मजबूत हैं और एक की हड्डियां कमजोर हैं। तो आप ये बताओ कि जब अपन जलाएंगे तो ज्यादा हीट किस में निकलेगी, वीक जो हड्डियां हैं उनमें, या जो स्ट्रांग है, मतलब कमजोर और स्ट्रांग की बात करें, किस में निकलेंगे? सोचो, दिमाग लगाओ। लग रहा है समझ नहीं आ रहा क्या है, कोई बात नहीं, छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल पकड़ते हैं। लकड़ी लाते हैं, क्या लाते हैं? लकड़ी, ठीक है। सो एक गीली लकड़ी है, वेट है, और एक ड्राई है, ठीक है। हीट दोनों में कैरोसिन डाल दिए, बताओ किस में हीट ज्यादा निकलेगी, ड्राई में या वेट में? सोचो, ऑब्वियसली ड्राई में निकलेगी। क्यों? क्योंकि वेट जो है ना, उसको जो मॉइस्चर है उसको सुखाने में एनर्जी कुछ खाएगा। तो इसी तरह जैसे डेड बॉडी की बात कर रहे थे, तो अगर किसी की हड्डियां मजबूत हैं और कमजोर हैं, तो जिसकी हड्डियां, भाई हड्डियां क्या होता है, टूटेंगी तभी तो आगे चलेगा। तो क्या होता है, जिसकी हड्डियां मजबूत हैं तो हीट क्या करता है, खा जाता है, कुछ खाता है तो रिलीज कम करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर हम यहां कहें ग्रेफाइट और डायमंड में स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट और डायमंड में स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ, ग्रेफाइट और डायमंड में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो हम कहेंगे कौन, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल है? ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है। अगर ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रेफाइट ने अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खाया होगा, यानी कि एब्जॉर्ब किया होगा। तो क्या जितना रिलीज करना चाहिए उससे कम रिलीज होगी, यानी y का वैल्यू x से बड़ा होगा। आंसर बी आएगा, ठीक। अब कुछ लोगों को होगा कि यार कुछ कम समझ में आया, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, इस तरह क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या है, किसी को रिवर्स करके ऐड कर दो, चाहे फर्स्ट को रिवर्स करो सेकंड में ऐड करो, सेकंड को रिवर्स करो फर्स्ट में ऐड करो, जैसे आपकी मर्जी। हमने कहा हम तो भैया फर्स्ट को क्या सेकंड को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखो सी ग्रेफाइट से सी डायमंड, ये रिएक्शन हो जाएगी। चेक करो, सेकंड को रिवर्स करके, सेकंड को रिवर्स किया तो इसका डेल एच माइनस वाई तो प्लस वाई हो जाएगा, तो इसका जो डेल एच हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। चेक कर लो, माइनस एक्स प्लस वाई। क्या भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो अब यहां से बात समझो कि जब डेल एच का वैल्यू माइनस एक्स प्लस वाई आ गया, अब देखो ग्रेफाइट डायमंड स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट। तो स्टेबल कभी भी अपने आप अनस्टेबल में नहीं जा सकता, अपने आप अनस्टेबल में जा ही नहीं सकता। आप एक बात हो, कोई स्टेबल है वो अपने आप अनस्टेबल में क्यों जाएगा? भाई एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो आप जो है हाईवे में, किसी हाईवे में 12-15 लाख की बाइक लेके जा रहे हो, आपको किसी ने गिफ्ट दी है मान लो ना, गिफ्ट मम्मी पापा भी दे सकते हैं, कोई और भी दे सकता है, वो आपकी चॉइस है भाई, देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो क्या हुआ कि आपको गिफ्ट मिली, बाइक, हाईवे में जा रहे हैं, 4 बात यूपी की थी, ठीक है, यूपी बिहार, तो जो है आपको 4 लोगों ने रोक लिया, रोको बाइक दो। अब आप क्या करोगे, क्या आप अपनी बाइक दे दोगे? कुछ लोगों को मानना होगा ऐसे कैसे दे देंगे, अब जो यूपी बिहार वाले अपने भाई लोग होंगे वो करेंगे अरे ऐसे कैसे दे देंगे, कनपटिया देंगे। एक्चुअली में ऐसे आपसे अगर कोई मांगेगा कि आप बाइक दो तो नहीं देगा, नहीं दोगे, नहीं मतलब ही नहीं, क्यों दोगे भैया, यार 12-15 लाख की बाइक कोई देता है क्या? लेकिन अगर उन्होंने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, अस्त्र शस्त्र समझते हैं ना, ठीक है, अगर उन्होंने निकाल लिए कि तो बताओ अब क्या करोगे? तो अब क्या करना है, दे के आगे बढ़ो, जान है तो जान है भैया, मार वार दिए तो क्या फायदा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे आप देना नहीं चाह रहे, यानी कि स्टेबल जो है वो अनस्टेबल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ड्यू टू सम टाइप ऑफ एनर्जी, क्लियर, आपको देना पड़ती है।
तो यानी कि ग्रेफाइट स्टेबल है, डायमंड में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर ग्रेफाइट को हीट दे दो तो क्या वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट दे के तो आप कुछ भी काम करा सकते हो भाई, ठीक है। तो यानी कि जब आप इसको हीट दोगे, यानी क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा? अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो क्या ये ग्रेटर देन 0 आएगा? और अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो y ग्रेटर देन x आएगा। चेक कर लो। क्लियर है बेटा? समझ में आया? क्या भाई बात समझ में आ रही है ना? अब देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और अगर अपन करें, देखो ध्यान रखना, कोई भरोसा नहीं है, कोई यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है बेटा, ऑप्शन वही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, x इक्वल टू वाई, x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन वाई, डी नन। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चेक करो, बताओ भाई क्या होगा। देखो बात जरा समझी जाए। एक तो तरीका ये है कि भाई लिक्विड बना है, एक में गैस बना है। तो देखो जब H2 गैस प्लस हाफ O2 से लिक्विड बना तो डेल H का वैल्यू -x, इसका मतलब x किलो जूल है एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, फिर दूसरे रिएक्शन में गैस बना। गैस कैसे बना होगा? लिक्विड ही कुछ एनर्जी खाया होगा जिससे गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी x से ही तो कुछ खाया, तो इसका मतलब y तो x से कम होगा ना। चेक करो, यानी x ग्रेटर देन y होगा इसमें, x ग्रेटर देन y। एक तरीका, कॉमन सेंस। दूसरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, रिवर्स करो, ऐड करो। दूसरी रिएक्शन को हमने क्या किया कि फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दिया। फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स किए और ऐड किए तो ये देखो मिल गया ये। अब वाटर लिक्विड वाटर गैस, क्या इसका डेल एच नॉट का जो वैल्यू आया तो ये आ गया x माइनस वाई। अब क्या ये पॉजिटिव होगा? क्यों? लिक्विड जब गैस में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक होता है। तो क्या यहां से x ग्रेटर देन वाई है? चेक करो। क्या भाई बात समझ में आई? देख लीजिए एक और ध्यान से, जैसे P वाइट प्लस 3/2H2 प्लस 2O2 गिव्स H3PO4 लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए भी, 3/2, क्योंकि ये एडवांस का बहुत फेवरेट है। ये जो फास्फोरस वाला है ना, ये एडवांस वालों का बहुत फेवरेट है भाई। तो P ब्लैक 3/2H2 2O2 गैस, सब गैस है बेटा ना, H3PO4 लिक्विड। ध्यान से, इसका डेल H -x -y -z। चेक करो। अब आपको क्या करना है, वही सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो जो है ऑप्शन मान लीजिए ऐसे लिखा है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, बी ऑप्शन x लेस देन y ग्रेटर देन z, सी ऑप्शन देखोगे कि भाई z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x, और इसके बाद डी ऑप्शन देखोगे तो यहां से आप लिख दीजिए x ग्रेटर देन y लेस देन z, कुछ इस तरह लिख दीजिए। ये आ गए आपके। अब आपको इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो तरीका क्या है, आप वही कर सकते हो, रिवर्स कर लो, लेकिन 3 जेड दिए हैं आपको तो सिंपल सा तरीका। इसमें आप ये बताओ कि P व्हाइट, P रेड, P जेड, P व्हाइट, P रेड, P ब्लैक में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी बताओ फटाफट। कौन? लिखवा चुके हैं। कौन स्टेबल सबसे ज्यादा? ब्लैक फास्फोरस। तो क्या ब्लैक अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो क्या ये सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, तो नेट रिलीज कम हुई होगी। क्या सबसे ज्यादा अनस्टेबल व्हाइट है? फिर वही बात, कंफ्यूज मत होइएगा कि अपन ने मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म में व्हाइट फास्फोरस लिखा था। व्हाइट फास्फोरस स्टेबल नहीं है, कॉमन अकरिंग ज्यादा है।
स्टेबल सबसे ज्यादा ब्लैक है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ब्लैक। अगर सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक है तो उसमें हीट सबसे कम रिलीज होगी, क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी वो खा गया होगा। यानी क्या सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? व्हाइट में, फिर रेड में, फिर ब्लैक में। यानी क्या आंसर? बोलो भाई, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या भाई समझ में आ रहा है? देख लो भाई, बहुत आसान सा है। अगर आपको क्लियर हो गया तो समझ में आ गया। तो फॉर्मेशन क्लियर हो गया और कंबशन क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? अब एक बात और समझें, एक अपनी पर्सनल स्टोरी एक आई थी कुछ बच्चों की, और कुछ क्वेरी है कि भाई सर इसके आगे आपने कैसे पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो कुछ दिनों बाद उसका जो मोटिवेशनल स्टोरी पार्ट 2 भी आने वाला बेटा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने कोचिंग हिंदी माध्यम से पढ़ने के बावजूद मैंने कैसे, क्योंकि कानपुर में हम लोगों ने कोचिंग करी थी, वहां पे बेटा हिंदी माध्यम का कोई बैच नहीं चलता था। तो कैसे हम लोगों ने हिंदी माध्यम से 12वीं करने के बाद कैसे इंग्लिश में कोचिंग करे, और कैसे फिर उसमें क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या चीजें हुई, फिर उसके बाद अपन कैसे BHU पहुंचे, NV सर कैसे मिले, मैं मोशन कैसे आया, ज्वाइंट डायरेक्टर बना ना, कैसे हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया, उसके बारे में आपको कुछ कुछ चीजें बताई जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे बहुत ज्यादा जो है आप उससे मोटिवेट होंगे कि समस्याओं से जो है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं आ रही हैं तो उनको जो है उनसे क्विट करना सल्यूशन है। जो आपको प्रॉब्लम्स आती है उनसे क्विट करना सल्यूशन नहीं है, उनसे लड़ना सल्यूशन है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं समझ में आ रहा तो चलो यार पढ़ाई बंद कर देते हैं, अपन आर्ट ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको उससे कुछ कुछ तो, मतलब मेरी कोशिश रहेगी कुछ कुछ तो आप उससे जरूर सीखेंगे और आगे बढ़ने में आपको जो है हेल्प करेगी। ठीक है बेटा? तो आप देखते रहिएगा, किसी दिन भी आ सकती है। ठीक है? वो थोड़ा सा अपनी रिकॉर्ड करनी है, करेंगे किसी दिन, बताएंगे आपको कैसे कैसे अपन ने वहां से पढ़ाई की। ठीक है? ओके, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है? सो जो है अब अपन बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन in terms of heat of combustion। आपको ये क्या है? तो जैसे हमने एक रूल फर्स्ट पढ़ा कि यार किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आप कंबशन के फॉर्म में लिख सकते, फॉर्मेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। अब अपन बात करते हैं कंबशन के फॉर्म में कैसे लिखते हो। तो देखो, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा रूल सेकेंड। रूल सेकेंड क्या होता है? किसी भी रिएक्शन का डेल एच नॉट होता है हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो बात कर रहे थे हम लोग भाई हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन में अपन ने बोला कि भाई कोई भी रिएक्शन हो तो उसकी अगर आपको एंथैल्पी निकालना है इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन, तो उसके लिए रूल सेकंड बेटा। ठीक है? रूल सेकंड ये क्या कहता है? डेल एच नॉट, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज, कोई भी रिएक्शन हो उसका एंथैल्पी चेंज होता है हीट ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। बात जरा समझी जाए, इसका क्या मतलब है कि कोई भी रिएक्शन आपको दी हो, उसमें अगर रिएक्टेंट का कंबशन दिया है, प्रोडक्ट का कंबशन दिया है, तो उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा हीट ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ द कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे सपोज क्वेश्चन आया कि इफ द हीट ऑफ कंबशन of CH2 double bond CH2, H2 and C2S6 are minus X, minus Y and minus Z kilojoule per mole respectively, then find the
enthalpy change, then find the enthalpy change for the reaction ये देखिए, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, कह रहा है इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताइए। अगर आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है तो क्या इसमें रूल सेकंड लगा दें। रूल सेकंड का मतलब हीट ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ द कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट होगा वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ द इथाइलिन आपको दिया है वो -x, और हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 दिया है आपको -y माइनस जेड, तो क्या ये आंसर आएगा -x -y + z। क्लियर करो भाई, क्या कहानी क्लियर हो रही है। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ द कंबशन ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लगा दें तो किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हो जाता है। यानी रूल सेकंड, रूल फर्स्ट क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उस रिएक्शन का डेल एच नॉट होगा। यानी सिंपल, एक फॉर्मेशन का टर्म में है और एक कंबशन का टर्म में है, तो क्या दो रूल क्लियर हो गए आपके भाई, रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड। क्लियर, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर अपन बात करें कि भाई ठीक है समझ में आया, इसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई इसके आगे कहानी क्या होगी, तो जो है बेटा हीट ऑफ कंबशन के क्वेश्चन आपको समझ में आया कि रूल 2 कैसे अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज ये रिएक्शन दी है, ये देखो इसका डेल एच नॉट आपको दिया है -x किलोजूल पर मोल, ये देखिए ठीक है। आपको और क्या गिवन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी सॉलिड y किलोजूल, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस -z किलोजूल, देखिए ठीक है बेटा। करा फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड, ये क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। कोशिश आपको ये करना है बेटा कि कभी भी क्वेश्चन आए ना, सोचना है कि इसमें रूल फर्स्ट रूल सेकंड तो नहीं लग रहा कहीं, अगर लग रहा है तो सीधा आप समझ लीजिए सीधा आंसर आएगा डायरेक्ट। तो देखो हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी सॉलिड आपको गिवन है, ध्यान से, अगर हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी सॉलिड गिवन है, दिस मीन्स क्या अपने को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन है। कैसे, क्योंकि अगर सी सॉलिड लिखा हो ना बेटा तो ध्यान रखना हमेशा ग्रेफाइट मानते हैं, ओके। तो यहां से CO2 गैस, ये देखो ये तो रिएक्शन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी सॉलिड की। सो अगर ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी सॉलिड है, इसका मतलब क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है। तो ये जो आपको दिया है -y, ये इस रिएक्शन का डेल एच नॉट है। फिर हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस का मतलब, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस का मतलब ये रिएक्शन, और इसका डेल एच नॉट आपको -z दिया है। यानी हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 इज ऑल्सो इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। सो क्या इस रिएक्शन का डेल एच नॉट दिया है, इस पूरी रिएक्शन का डेल एच नॉट जो आपको दिया है वो दिया है -x। क्या ये जो -x दिया है इसमें आप लगाइए रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या था, रूल फर्स्ट ये था, इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। रूल फर्स्ट था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड।
देखो बोलो बेटा। सो यहां से -x का वैल्यू आएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -y तो -2y, यहां से हो गया -3z माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। तो यहां से जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा x - 2y - 3z। ये देखो क्या कहानी क्लियर हो रही है, देख लीजिए। जो हीट ऑफ कंबशन है वो जनरली एक्सोथर्मिक होता है। जनरली का ऑलवेज का भी लिखा हो तो समझ लें कि वो भी टिक कर देंगे, क्योंकि एक केस है N2 का कंबशन, ध्यान से, कंबशन ऑफ N2 प्लस O2, अगर ये रिएक्शन है NO तो इसका जो डेल H नॉट है वो ध्यान रखना पॉजिटिव होता है। मतलब कि इसको हीट अपने को देनी पड़ती है, क्योंकि ये रिएक्शन बेटा होती है 3000 केल्विन पे, तो ये हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर, एक तो ये, और दूसरा ये दो प्रोसेस हैं जिसका डेल H नॉट क्या होता है, पॉजिटिव। बाकी सब जगह आप देखिएगा तो हीट ऑफ कंबशन क्या आएगा, निगेटिव। हो सकता है कि हीट ऑफ कंबशन मैग्नीट्यूड में दिया हो तो हमें साइन के साथ यूज करना पड़ेगा। क्या कहानी क्लियर है? तो हीट ऑफ कंबशन आपको क्लियर हो गई। हीट ऑफ कंबशन समझ में आ गया भाई कैसे कैसे निकालना है। आपने जीओसी में भी हीट ऑफ कंबशन पढ़ा होगा ना, तो ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से हीट ऑफ कंबशन बढ़ता है। अच्छा, अब क्या होता है, एक होता है बेटा, एक और वैल्यू आती है इसमें, कैलोरीफिक वैल्यू, नाम सुने होंगे। तो अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? इट इज द हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम। समझिएगा, it is the heat of combustion पर ग्राम। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम। क्लियर बेटा? हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मोर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर विल बी द फ्यूल। पहले मतलब समझिए, मोर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर विल बी द फ्यूल। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा वो अच्छा फ्यूल होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम, यानी 1 ग्राम फ्यूल को जलाने से कितनी हीट इवॉल्व हो रही है। क्या जितनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी क्या उतना अच्छा फ्यूल होगा? तो 1 ग्राम की कैलोरीफिक वैल्यू। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबशन की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन आपको कैलोरीफिक वैल्यू दिया होता है। तो करना क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैलोरीफिक वैल्यू से हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये होता है हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये देखिए, तो अगर आपको कभी कैलोरीफिक वैल्यू दी है और आपको हीट ऑफ कंबशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कैलोरीफिक वैल्यू को मॉलिक्यूलर वेट से बेटा क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे हीट ऑफ कंबशन आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? देख लीजिए। तो ये आपको जो है समझ में आया कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। अब इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड एनर्जी टर्म, ध्यान सुनना,
bond energy term is used for the gaseous molecule. फिर से bond energy term is used for the, बोलो, bond energy term is used for the gaseous molecule. यानी bond energy is defined, bond energy is defined for the gaseous molecule. ये देखो, bond energy is defined for the gaseous molecule. क्लियर बेटा? ये gaseous molecule की डिफाइंड होती है। अब ये होता है कि भाई ये होती क्या है समझिएगा। तो एग्जैक्टली में क्या है कि एंथैल्पी चेंज, ध्यान सुनिए कैसे डिफाइंड होती है। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड। समझिए, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द dissociation of 1 mole of bond. चेक करो, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 mole of bond is known as bond energy. ये देखिए, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 mole of bond is known as bond energy. क्लियर है भाई? जब बॉन्ड, इसका मतलब ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ, तो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जब बॉन्ड कोई नया फॉर्म होगा तो हीट रिलीज होगी, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या भाई बात समझ में आ रही? देख लीजिए। क्लियर? सो यहां से अगर हम आगे और बढ़ें, देखिए जैसे ये देखिए, अगर H2 गैस से 2H गैस बन रहा है तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो बराबर होता है बॉन्ड एनर्जी HH। ये समेशन जैसे देख रहे हो ना साइन, ये बॉन्ड एनर्जी का साइन है, क्योंकि हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है? HH बॉन्ड। इसमें तो बॉन्ड है ही नहीं, तो ये बॉन्ड एनर्जी HH हो जाएगा। जैसे O2 गैस से हम अगर 2O गैस लिख दें तो इस रिएक्शन का डेल H नॉट होगा बॉन्ड एनर्जी O डबल बॉन्ड O। ये देखो, इसी तरह N2 गैस से 2N गैस लिख दें तो इस रिएक्शन का डेल H नॉट होगा बॉन्ड एनर्जी N ट्रिपल बॉन्ड N। ये देखो, क्लियर? अगर अपन CH4 गैस से C गैस प्लस 4H गैस लिख दें, चेक करो, तो यहां से जो इस रिएक्शन का डेल H नॉट होगा, बात क्लियर करो बेटा, क्योंकि देखो CH4 से हमने लिखा C गैस H गैस, तो यहां CH4 में आपने कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए देख लो। क्या यहां CH बॉन्ड ब्रेक किए? कितने बॉन्ड ब्रेक किए? 4। तो क्या ये बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड के? देखो, क्लियर है? अच्छा एक बात और, यहां पे आप जैसे बॉन्ड एनर्जी HH लिखे, ये तो बॉन्ड एनर्जी लिखे, इसमें आप रूल फर्स्ट भी लगा सकते हो। रूल फर्स्ट क्या था? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस माइनस 0। कि 0 क्यों? H2 गैस का 0 मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म है। इसी तरह यहां पे आप देखोगे कि ये बराबर लिख सकते हो 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O गैस के। देखो, इसको अगर आप देखो तो इसको क्या लिख सकते हो? देखो, इसको आप लिख सकते हो रूल फर्स्ट से, इट इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गैस प्लस 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेटा H गैस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस। चेक करो, देखो रूल फर्स्ट, क्लियर?
तो बॉन्ड एनर्जी समझ में आया, कैसे कैसे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। और बहुत सारे तुम कितने भी लिख सकते हो इसमें। देखो मान लीजिए CH3CO CH3 एसीटोन, ये चेंज हुआ आपका 3C गैस 6H गैस O गैस। ये देखो, अगर इस रिएक्शन का डेल H नॉट लिखना है तो यहां से देखो कितने CH बॉन्ड है, 6CH बॉन्ड प्लस 2CC बॉन्ड, चेक कर लो कितने बॉन्ड है, प्लस CO बॉन्ड। ये देखो ये हो गया। एंड इसी में अगर हम रूल फर्स्ट लगा दें तो क्या लिखोगे, 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गैस, 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O गैस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। ये देखो, तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, सब दिया होगा, एक को छोड़ के एक अननोन होगा, सॉल्व रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन चेक करो बेटा, क्लियर। देख लो जैसे, और देखो मान लो C2H5OH गैस से टूट रहा है 2C गैस प्लस 6H गैस प्लस O गैस। ये देखो, अब यहां पे क्या होगा कि अगर इसका डेल H लिखना है बॉन्ड एनर्जी के टर्म में, तो देखो इसका पहले स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये देखो CH3CH2OH ना बेटा। तो यानी कि देखो अगर डेल्टा H नॉट लिखना है ऊपर वाली रिएक्शन का, तो कितने CH बॉन्ड है चेक करो, 5 CH बॉन्ड है, चेक कर लो बेटा, 5 CH प्लस CC प्लस CO प्लस OH। एंड इसी में अगर हम रूल फर्स्ट लगा दें तो लिख पाएंगे इसको, 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गैस, 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O गैस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH गैस। ये देखो, क्या कहानी क्लियर हुई, देख लीजिए, ठीक है बेटा, यहां से बात समझ में आई। अब देखो अभी और आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। हीट ऑफ सब्लिमेशन का मतलब होता है, बात जरा समझिए, अगर अपन बात करें कि हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फॉर्म इनटू गैसियस फॉर्म डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। जैसे C सॉलिड से C गैस, ये देखो, तो इस रिएक्शन का जो डेल H नॉट होगा वो हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ C सॉलिड होगा। ये देखो, इसी तरह I2 सॉलिड से अगर I2 गैस है तो इस रिएक्शन का जो डेल H नॉट होगा वो होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ I2 सॉलिड। ये देखो, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ I2 सॉलिड। क्लियर है भाई, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन क्लियर हो गया। इसके बाद जो है एक टर्म आता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी बॉन्ड एनर्जी में लौट के आ रहे हैं ये सब पढ़ने के बाद ना बेटा। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म इनटू गैसियस फॉर्म। समझो, जैसे वाटर लिक्विड से वाटर गैस का जाना, इस रिएक्शन का जो डेल H नॉट होगा वो डेल H वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड के बराबर होगा। देखो, यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्लियर है क्या है, इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म इनटू गैसेस फॉर्म। यानी लिक्विड जब गैस में जाएगा
तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन क्लियर हो गया, वेपराइजेशन क्लियर हो गया। अब देखो, सपोज ये रिएक्शन लिखी हुई है, देखो। अब इस रिएक्शन में आपको सबका बॉन्ड एनर्जी दिया, CC CH OH सब बॉन्ड एनर्जी दिया, और इस रिएक्शन का डेलेच बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना है। ध्यान से, इस रिएक्शन का डेलेच क्या करना है बेटा, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना है आपको। तो अगर इस रिएक्शन का डेलेच बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना है तो देखिए क्या लिखिएगा, ये आपका लिक्विड फॉर्म है। अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड की तो बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड नहीं है, आपको पहले बताए थे। लिक्विड की बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड को गैस में ले जाएंगे। तो जब लिक्विड को आप गैस में ले जाओगे तो कौन सी एनर्जी दोगे, डेल H नॉट वेपराइजेशन C2H5OH लिक्विड। जब आपने इसको इतनी एनर्जी दी तो ये अपने आप गैस में कन्वर्ट हो गया। अब आप गैस समझ लो कि अब आपका गैस बन चुका है। तो गैस बनने के बाद फिर वही को हो गया, कितना होगा बोलो, कितना CH बॉन्ड थे, 5CH, 1 CC, 1 CO प्लस 1 OH। याद आया, ये हो गया। और इसी को आप रूल फर्स्ट भी लिख सकते हो, क्या, हीट 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गैस, 6 times heat of formation of H gas, heat of formation of O gas minus heat of formation of C2H5OH liquid। देखो इसमें क्या होगा, एक अननोन बाकी सब नोन, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। क्लियर, देख लो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं enthalpy change of the reaction in terms of heat of combustion। चेक करो, enthalpy change of the reaction in terms of heat of combustion, एंड इसी को हम लोग जो है बोलेंगे रूल 3। तो रूल फर्स्ट आपको बताया गया कि रूल फर्स्ट क्या था, फॉर्मेशन के टर्म में, रूल सेकंड था कंबस्शन के फॉर्म में, और रूल थर्ड है बॉन्ड एनर्जी के टर्म में। क्या होता है देखो, किसी भी रिएक्शन का डेल H नॉट होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये देखिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो आपको रिएक्टेंट में दिया उसका बॉन्ड एनर्जी, जो प्रोडक्ट में दिया उसका बॉन्ड एनर्जी, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा रिएक्शन का डेल H नॉट आ जाएगा। जैसे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन लिखी H2 से 2H गैस, और इसका डेल H नॉट क्या लिखा, पलट के देख सकते हो। इसका डेल H नॉट लिखा था बॉन्ड एनर्जी HH। क्यों, इसमें रूल थर्ड लगा दो, इसमें बॉन्ड एनर्जी HH माइनस 0 0। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, देखो, इसलिए ऐसा हो जाता है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए इस तरह का रिएक्शन हो, C सॉलिड प्लस 2H2 गिव्स CH4, और इसमें आपको क्या है, सबका बॉन्ड एनर्जी जो भी रिक्वायरमेंट है, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है सब आपको गिवन है। और बोला इस रिएक्शन का डेल H नॉट बताइए। देखो, तो इसमें रूल थर्ड लगाते हैं, रूल थर्ड। अब क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो टर्म है आपको बताया गया कि बॉन्ड एनर्जी टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर द गैस। सो अगर बॉन्ड एनर्जी का टर्म केवल गैस के लिए डिफाइंड है तो ये तो C सॉलिड है, तो इसको पहले अपने को गैस में ले जाना पड़ेगा। यानी C सॉलिड को कितनी एनर्जी देंगे, डेल H नॉट सब्लिमेशन ऑफ C सॉलिड। जब सब्लिमेशन के बराबर
सी सॉलिड को हीट दोगे तो गैस में कन्वर्ट हो गया, सी गैस आ गया। अब सी गैस में तो बेटा कोई बॉन्ड है नहीं, तो ये हटा देंगे भाई, बॉन्ड है ही नहीं तो बॉन्ड एनर्जी 0 हो गई। अच्छा यहां H2 गैस है तो यहां लिखेंगे 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी HH माइनस 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी CH। ये देखो। अच्छा इसी को रूल फर्स्ट से भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, इन दोनों का 0 हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में। क्या कहानी क्लियर हुआ? देख लो। तो ये रूल थर्ड क्लियर हो गया भाई। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स CH3 ये देखो। क्लियर? और इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें बॉन्ड एनर्जी सबका दिया, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो एंथैल्पी चेंज देखो, इसमें आप रूल फर्स्ट से भी निकाल सकते हो, रूल सेकंड से भी निकाल सकते हो, रूल थर्ड से भी निकाल सकते हो। तो डिपेंड करता है कि बेटा क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। फॉर्मेशन दिया है तो रूल फर्स्ट लगाओ, कंबशन दिया है रूल थर्ड लगाओ, सेकंड लगाओ, और बॉन्ड एनर्जी दी है तो रूल थर्ड लगाओ। हम बॉन्ड एनर्जी लगाएंगे तो देखो यहां क्या करिएगा, 4 टाइम्स CH बॉन्ड एनर्जी प्लस C डबल बॉन्ड C प्लस HH, ये हो गया रिएक्टेंट, माइनस 6 टाइम्स CH प्लस CC, ये देखो ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और इसी में अगर रूल फर्स्ट से लिख देंगे तो लिख देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 का 0 हो गया। क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन जो अभी लिखने जा रहे हैं बहुत बार एग्जाम में आया है ना। क्वेश्चन ये है, देखो कह रहा है इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 H2 and NH, if the bond energy of N2 are in ratio 2:1:2.5। ठीक है, ऐसे जनरल मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि यही दिया हो, लेकिन रफली क्वेश्चन बना दिए। कह रहा था बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 H2 एंड NH आर इन रेशियो 2:1:2.5। ठीक है, एंड डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इक्वल टू -200। क्लियर बेटा? देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? सो फाइंड द बॉन्ड एनर्जी NH। क्या भाई बात क्लियर है? देख लो, कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं आप। क्लियर? नोट कर लें। हाँ भाई, तो क्या कर रहे थे कि आपको जो है क्वेश्चन में दिया है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2, N2 का मतलब N ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, H2 का मतलब HH, और NH तो आपको पता ही है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 H2 एंड NH आर इन रेशियो 2:1:1.5। वो 0.5 था तो उसको आप 1.5 कर लीजिए ना, 2:1:1.5 and heat of formation of ammonia. This find the bond energy of NH. क्लियर? क्लियर? ये जेई मेन एडवांस दोनों में इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, सबसे पहले जो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया, यहां गलती हो सकती है, इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की डिफिनेशन है 1 मोल बनना चाहिए। तो 1 मोल बना तो हाफ N2 3/2 H2 गिव्स अमोनिया। डेल H नॉट का वैल्यू हो गया -200। अगर देखो क्या दिया है आपको, बॉन्ड एनर्जी N ट्रिपल बॉन्ड N H2 बॉन्ड एनर्जी HH H2 बॉन्ड एनर्जी NH इक्वल टू दिया है आपको 2:1:1.5। सो अगर हम ये मान लें कि बॉन्ड एनर्जी N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो X है, बॉन्ड एनर्जी H जो ये X क्या 2X मान लो, तो ये हो जाएगी X
बॉन्ड एनर्जी NH हो जाएगी 3/2x। चेक करो बेटा, यहाँ 2x x 3/2x हो सकता है, देख लीजिए। तो अगर इसमें बॉन्ड एनर्जी वाला डाटा लगा दें, रूल थर्ड लगा दें, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया है -200। दिस इज इक्वल टू, इसमें अगर हम बॉन्ड एनर्जी वाला डाटा लगाएं यानी रूल थर्ड लगाएं, तो यहां से लिखोगे आप दिस बॉन्ड एनर्जी N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3/2 बॉन्ड एनर्जी HH माइनस 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी NH। चेक कर लो बेटा, तो यहां से आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N कितना दिया था 2x। चेक करो, क्लियर, तो 2x/2 हो जाएगा। यहां पे आपका हो गया बेटा 3/2x और यहां हो गया 3 × 3/2x। चेक करो, तो यहां से आ जाएगा 2x 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया 9x, ये हो गया /2। दिस इज इक्वल टू -4x/2 इक्वल टू -2x। क्लियर, तो यहां से आप देखोगे इसे -200 था ही, तो यहां x का वैल्यू आ गया 100। चेक कर लो बेटा, x का वैल्यू क्या आ गया 100। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार ना, x का वैल्यू 100 आ गया। अब आपको निकालना था बॉन्ड एनर्जी NH, बॉन्ड एनर्जी NH, तो ये क्या है 3/2x यानी कि 3 × 100/2। चेक करो, तो ये आएगा 150। चेक करो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर, अब आते मतलब आया ही क्वेश्चन है, मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या बॉन्ड एनर्जी समझ में आ रहा है बेटा, देख लो, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका जो है समझ में आया कितना अपन ने पढ़ा। अब इसके आगे बेटा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, बढ़िया आराम से पढ़िए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। ओके बेटा।